नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी तक तो आप छांगुर के ही किस्से सुन रहे थे, उसकी जो साजिश थी और उसके पीछे भी कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और कितने बैंक अकाउंट उसके खुले हुए थे, भारत में भी, नेपाल में भी, कुछ दूसरे देशों में भी, और किस तरीके से उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी विदेशों से। और ये फंडिंग क्यों हो रही थी? ताकि हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फांसा जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए और उसके बाद धर्मांतरण करके उनमें से जितनी युवतियों को हो सके खाड़ी के देशों में और दूसरी जगह भेजा जा सके। एक बहुत बड़ी साजिश। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कहाँ बनाया है, जहां योगी आदित्यनाथ जैसा सख्त मुख्यमंत्री काम कर रहा है। उस उत्तर प्रदेश में इन लोगों के दुस्साहस की ये आप पराकाष्ठा समझ सकते हैं। तो मामला केवल बलरामपुर तक सीमित होकर के नहीं रह गया है, अब ये मामला पहुंच गया है आगरा। और मुझे नहीं पता कि आगरा के बाद भी ये थमेगा या नहीं थमेगा, क्योंकि आगरा में जो धर्मांतरण गैंग गिरफ्तार किया गया है, ये तो इसके बारे में जानकारी हासिल जब करने की कोशिश की गई, ये तो छांगुर से भी 21 है और इसमें एक पूरा तंत्र काम कर रहा है। इनके भी विदेशों से संपर्क हैं, लंदन से भी, यूएई से भी, तमाम जगहों से, अमेरिका से भी, कनाडा से भी, कहां कहां से इनको फंडिंग नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो सामने आ रही है। जानकारी ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने अब पुलिस को, प्रशासन को, अपने शासन के जितनी भी अंग होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उन सबको बहुत सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली, चूंकि विदेशों से इसके तार जुड़े हुए हैं, अगर ये आतंकी नेटवर्क से भी किसी तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये एनआईए को जांच ना चली जाए। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर। धीरेन्द्र जी से ही इस मुद्दे पर जरा विस्तार से चर्चा करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत सनम स्वागत है। सनम नमस्कार धीरेन्द्र जी। छांगुर के बाद उसको छांगुर बाबा कहना तो मैं अपमान समझता हूँ, बाबा शब्द का। ये छांगुर के बाद जिस तरीके से आगरा में ये एक और धर्मांतरण गैंग पकड़ा गया है, थोड़ा सा दर्शकों को इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। दरअसल ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और जब छांगुर का मैं वो कर रहा था, उस पर स्टोरीज भी कर रहा था, उसके बाद भी मेरा एक उसमें मैंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि इधर ये छांगुर झिंगुर बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको जब तक एजेंसीज इसको समझेगी नहीं, ये एजेंसीज इसके मुकाबले सजग नहीं होंगी, तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ये आतंकवाद का सबसे रिफाइंड फॉर्म है। इसको आप टेररिज्म का सबसे रिफाइंड फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी है, चाहे टेररिज्म है, टेररिज्म का मायने क्या है कि शरिया लाना है, आप जो गैर मुस्लिम है उनको निपटाना है। ये जो है ये भी यही काम करता है और सबसे उसमें आप हिंसक साधनों का सहारा लेते हैं, इसमें हिंसा के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उस समय ये सोच रहा था कि ये मल्टीपल जगह चल रहे होंगे, तो अभी ऐसा नहीं है दूसरा पकड़ा गया तो तीसरा नहीं होगा, इस समय पैरेलल चल रहे होंगे, क्योंकि आपकी एजेंसीज इस बात के लिए बनी नहीं है। आप ये सोचिए योगी के उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, क्योंकि मैं कई सारी चीजों पर योगी जी के सहमत नहीं होता हूं, मसलन एक्सटेंशन ऑफ अफसरों के कार्यकाल, या तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कम से कम योगी आदित्यनाथ पर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि वो
इस जो इस्लामिक जिहाद है इसके खतरे को नहीं पहचानता। सब ये जानते हैं कि वो बहुत क्लैरिटी के साथ इसको जानते हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री के समय में भी जब आप पुलिस कर्मियों पर एक्शन नहीं लेते हैं, जब आप सिस्टम को खुला छोड़ देते हैं, तो इसी तरह से होता है। ये आगरा का एक व्यापारी जूता कारोबारी था, उसकी 2 बेटियां थी। जो एक बड़ी बेटी थी वो DEI कॉलेज जो है बहुत ही फेमस कॉलेज है वहां का, वहां से एमफिल कर रही थी। और उस वक्त जो है उसके साथ एक लड़की, चूंकि जिसने भी केरल स्टोरी फिल्म देखी है उसमें देखता है कि किस तरह से वो लड़की जो है अपनी सहयोगी लड़कियों का धर्मांतरण करती है। तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं थी, जैसे आप उदयपुर फाइल पर देख रहे हैं आज के वक्त में सारा हल्ला हो रहा है, उलेमा मौलाना जो भी है, मौलाना उलेमा जो भी है, वो सब लोग इस पर लगे हुए हैं कि वो फिल्म कहीं प्रदर्शित ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें कॉमन पार्लेंस में चली जाती हैं, क्योंकि जो आप और हम डिस्कस करते हैं वो भी वही आदमी समझता है जो मोबाइल लेके इसको देखना चाहता है, नहीं तो हर आदमी के पास नहीं होता। लेकिन फिल्में एक ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन आदमी, जिसका कोई लेना देना नहीं किसी राजनीति से, किसी चीज से, और जिसको देश का भी मतलब नहीं, लेकिन वो फिल्म जरूर जाके देखता है। और वो जब देखता है तो उसके जहन पर सबसे बड़ा असर होता है। केरल स्टोरी का ये रियल स्क्रिप्ट है। रील और रियल कितना मिक्स है आप ये सोचिए, और ये कितनी खतरनाक बात है। और ये तमाम उन हिंदू पेरेंट्स को मुझे लगता है और ज्यादा सजग करने की जरूरत होगी, जिनके साथ मुस्लिम लड़कियां, माफ करना इस तरह का जो ये बहुत ही ऑफेंसिव शब्द कह सकता हूं मैं, जो मैं खुद बोल रहा हूं कि इस तरह से एकदम, लेकिन ये कंटिन्यू देखा गया ट्रेंड है, ये कोई अकेला नहीं। तो मैं पहले इस खबर को बता देता हूं, फिर आपके सवालों के अगर कुछ उस तरह से होंगे तो जी हाँ, जवाब जी देंगे। ये जो है, जो ये छोटी लड़की ग्रेजुएशन कर रही थी, बड़ी लड़की वहां एमफिल कर रही है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 24 मार्च को गायब हो जाती हैं घर से। दोनों लड़कियां गायब हो गई हैं। तो व्यापारी भागता है, पुलिस के पास जाता है, पुलिस के सामने हाथ जोड़ता है। हिंदुस्तान की पुलिस, खासतौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस, इस मामले में बहुत ही उसको एक्सपर्टाइज है कि वो ऐसे मामलों को बाहर से बाहर भगा दे, उनकी बात ही ना सुने। और वो ऐसे समय में, जबकि छांगुर पर FIR हो चुकी थी, ATS उसको अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में उसके केसेस दर्ज हो चुके थे। एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, आज तक ये फिर मैं कई बार, चूंकि ये चीजें इतनी गुस्सा दिलाती हैं सिस्टम पर, कि आप ये सोचिए यहाँ जो पोल नेट या तमाम नेटों की बात करते हैं, वो कोई भी सिर्फ कागजों पे या FI उसको बताने के लिए होता है पत्रकारों को। उनको ये मालूम ही नहीं ये आगरा में केस हो रहा है, और उनको मालूम नहीं कि कोई छांगुर करके इस तरह से एक जो सड़कों पे अंगूठी बेचने वाला है, वो एक इतना ऑर्गेनाइज गैंग चला रहा है धर्मांतरण का। ये गैंग है और कुछ नहीं है, जिसमें वो सूफी उफी ये सब वही सब करते हैं जो पहले करते थे। सूफी होने का मतलब हिंदुस्तान में यही अर्थ है। तो वो धर्मांतरण करने के अलावा उनका कोई और काम नहीं होता। पहले भी वही थे, चाहे किसी भी सूफी का आप नाम लीजिए। वो पहले कैंप बनते थे, खेमे बनते थे, उसके बाद वो कन्वर्ट करते थे और बीच में उस राजा की कब्र खोद देते थे जो वहां उनको शरण देता था। तो यहाँ ये सब चल रहा था, तो वो गायब हो गई। अब वो पुलिस वालों ने उनको भगा दिया कि साहब आप जाइए, आपको कोई लेना देना नहीं, वो सब बालिग अपनी मर्जी से कहीं भी रहेंगी। ये सबसे पहला शब्द होता है लड़कियों के। और ये मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों के जहन में आ गया। मैं धीरेन्द्र पुंडीर, जिसने इतने सालों तक क्राइम रिपोर्टिंग की, वो भी अगर कोई हमारे पास रो के बोलता था, फोन करता था माता या पिता कि साहब हमारी बेटी भाग गई, तो हमारे मुंह से ये अनायास जैसे ट्रेनिंग हो गई हो निकलता था, कितने साल की है, ये पहला शब्द हो गया था। चूंकि ये हमने अपने दिमाग में ठूस लिया, और ये उन लोगों ने ठूसा है जो ये मतांतरण और जिहाद के चलाने वाले लोग हैं। ये उनके आउटसूट्स हैं, आप समझिए। तो अब उन्होंने उनको भगा दिया। वो बेचारे खुद से घूमने लगे, ढूंढने लगे। फिर उनमें से किसी ने, फिर इसी दौरान ये सब हो गया, तो लग गया उनको, पुलिस वालों को, कि अरे ये तो इस समय योगी जी सब शाबाशी दे सकते हैं। भाई योगी जी कंधे पे शाबाशी डालेंगे, क्योंकि अभी तो छांगुर पकड़ा, अब ये पकड़ ले, तो लिहाजा पुलिस वो करने लगी। ये पहले दिन भी कर सकती थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये 45 दिन बाद तो उसने FIR या शायद उस तरह से हुआ है। उसके बाद उनसे जब बातचीत हुई, व्यापारी से पूछना शुरू किया, भाई कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या है। तो उसने बताया कि साहब 2020 में भी एक ऐसी ये गई थी बड़ी लड़की, और एक साइमा करके लड़की थी, ये जो है उधमपुर की रहने वाली थी। 2020 में ये यहाँ साथ में पढ़ती थी। तो पुलिस माफ कीजिए, पुलिस उसकी ID ट्रैक करने लगी। उसमें पता चला एक आमना करके ऐसे करके लड़की, और AK-47 पर उसकी ID पर दिख रही है।
तो पुलिस को लगा कि हाँ ये तो केस खतरनाक है, और चूंकि अब तक छांगुर आ चुका तो उन्होंने शुरू किया ये ट्रैक करना पिछले 1 हफ्ते का। इसका नाम भी इन्होंने ऑपरेशन अस्मिता दिया। और जैसे जैसे अंदर घुसते चले गए, इनको लगा कि ये क्या क्या किस तरह का नेटवर्क है। ये हालत ये थी कि डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कमिश्नर, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उनको बताना पड़ा कि ये क्या है। 5-6 राज्यों में फैला हुआ एक इतना बड़ा गैंग जो इस तरह ऑपरेट कर रहा है। और उससे भी बड़ी चीज है कि उसमें कन्वर्ट लोग हैं, जो जो इस गैंग में शामिल हैं, वो लोग हैं जो कन्वर्ट कर चुके। अब होता क्या है कि पुलिस इसको ट्रैक करती है, पता चलता है कि वो साइमा नाम की लड़की जो वहां की थी, क्या बोलते हैं, उधमपुर की। तो उससे ट्रैक करते करते इनको पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां जो हैं वहां पहुंच चुकी हैं। कोलकाता के एक जो मुस्लिम इलाका है उसमें वो रह रही हैं। वो मुस्लिम इलाका है और उसमें वहां पहुंच के वो रह रही हैं। उन दोनों लड़कों को देखा जाता है, ट्रैक किया जाता है। ये पहुंचते हैं फ्राइडे सैटरडे के उसमें, और पहले उन 2 लोगों को उठाते हैं, है ना, और जो लड़के हैं। और उसके बाद जब वे लड़कियां उनको मिलती हैं, दोनों बुर्का पहने हुए थी। वो जो दोनों लड़कियां बुर्का पहने हुए थी, एक का नाम आमना हो चुका था और दूसरी का नाम जो है एक और उसका नाम रख दिया गया था। दोनों लड़कियां वो वहां पहुंची। अब ये जो जब इनको पूछना शुरू किया, पता चला ये सड़क के रास्ते गई थी। मतलब आप सोचिए, इनको दिल्ली पहले लाया जाता था, आगरा से दिल्ली, दिल्ली में फोन कार्ड बदले गए, फोन सिम बदले गए ताकि आप ट्रैक ना कर सके। उसके बाद इनको कोलकाता में पहुंचाया गया। कोलकाता में इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि कोलकाता में उनको सबसे बड़ी चीज ये थी कि कोलकाता में वो उनके लिए शादी के लड़के ढूंढ रहे थे ताकि उनका निकाह कर दिया जाए, उससे उनकी वापसी खत्म हो जाएगी। अब ये कहानी ये हुई थी कि ये साइमा नाम की लड़की उनको बता रही थी उसने कैसे शुरू किया था, कि पहले उसने दोस्ती की। वो इसी तरह से कर रही थी। वो ऐसा नहीं है, जो भी पढ़ने यहाँ आता है उसका एक एजेंडा ये रहता है, कश्मीर को लोग अभी भी समझ रहे हैं, और खासतौर से जांच एजेंसियां ये समझने में नाकाम हो रही हैं कि वो आखिर किस से मुकाबला कर रही हैं। पूरी अब ये जो 4 साल पहले 2021 में ये एक फैमिली थी, इस बहन 2 बहनें हैं। बड़ी बहन 33 साल और आगरा कॉलेज से उसने किया था। उसके साथ एक साइमा नाम की लड़की पढ़ती थी जो कश्मीर की रहने वाली थी। साइमा से अच्छी दोस्ती हो गई। आते जाते वो साइमा जो है मुस्कान को इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बतानी शुरू की। कई बार उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग दिखाई और कहती थी देखो हिजाब पहनने से सुरक्षा है और तुम्हारे धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। धीरे धीरे उसको लगने लगा, लड़की को, हिंदू को, कि इस्लाम बेहतर है। और उसके घर के पास ही एक मस्जिद थी, तो जब मस्जिद में अजान होती थी ये अपने घर में नमाज पढ़ने लगी। शुरुआत में वो परिवार से छुपा के कर रही थी, पर एक दिन जब उसकी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी उसने उसका हाथ रोक लिया कि ये नहीं कर सकती, ये गलत है, ये शिर्क है। तो वो परिवार एकदम कंफ्यूज हो गया, वो डर गया कि भाई ये क्या है। और उसने कहा आप नमाज पढ़ो। इसके बाद वो घर में होने वाले किसी भी हिंदू देवी देवताओं के त्योहार को बंद करने लगी। उधर से साइमा लगातार फोन पे इसको ब्रेन वॉश कर रही थी। उसे इस्लामिक किताबें दी गई पढ़ने के लिए, हिंदी अनुवाद लेके आई और उसने अपने किताब सारे घर वालों को कहा कि इसको पढ़ो, अल्लाह तुमको बरकत देगा। अब वो डर गया, घर वाले परेशान हो गए, उसके हाथ से फोन छीन लिया गया। उससे पहले वो 2021 में, हाँ, उसके साथ वो छुट्टी बनाने गई वहां, और जम्मू कश्मीर रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया और वो जब फंस गई तो उसने फिर अपने घर फोन किया। तो ये बेचारे जाके उसको लाए, क्योंकि यही कर सकता है बाप, और क्या करेगा। तो जब उसके पिता उधमपुर पहुंचे तो उसे अपने साथ लेके आए। उस वक्त मुस्कान ने परिवार को, मतलब इस लड़की का नाम कहीं कुछ दे रखा, कहीं कुछ, मुस्कान दे रखा, नाम बदल रखा, कि घर छोड़ के क्यों गई, तो परिवार मिल जाने से खुश था और बेटी अपनी रूटीन लाइफ में आ गई। लेकिन वो जो है अब हिंदू धर्म से दूर होगी, परिवार वालों ने मोबाइल छीन लिया। अब उसका घर से निकलना बंद हो गया। तो वो जो उसकी छोटी बहन थी, उसकी छोटी बहन का फोन उसने इस्तेमाल कर लिया, जिसकी उम्र 16 साल थी। अब उसको भी वो वीडियो दिखाने लगी। चूंकि मैं ये बताऊंगा कारण क्या होता है, लेकिन पहले खबर को हम लोग कर लेते हैं कि वो उसको जी भी हाँ। दिखाने लगी वीडियो। वो 16 साल की थी। अब वो साइमा उसके फोन पर बात करने लगी और वो परिवार की बंदिशों पे बताने लगी साइमा को। तो साइमा ने कहा कि अगर इनको नहीं निकाला गया तो ये फिर वापस हिंदू हो जाएंगी। लिहाजा उसने तैयारी की। उसने साइमा ने इसको एक लड़की को नंबर दिया, रीत और बनिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम। ये आप देखिए, ये कन्वर्टेड है। अभी मैं आपने जो फोटो दिखाया था फिर हटाया है, उस फोटो पे मैं एक एक चीज को डिफाइन करूंगा, उनमें से किन लोगों का क्या रोल है। वो ये रीत उर्फ बनिक जो है, ये साहब ये कन्वर्टेड है। ये मोहम्मद इब्राहिम जो इसमें दिख रहा है,
ये शख्स कन्वर्टेड है, और कन्वर्जन के बाद उसके बाद इसने कहा यही तुम्हें आगरा से निकाल सकता है। रीत बनीक जो है मीडिया पर धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए वीडियो दिखाता है। अब वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या उन्हें कन्वर्ना, तो इनको ये इंस्टाग्राम से बात करने लगा। इसके बाद दोनों बहनों से कहा कि जब तक घर का दबाव तब तक है, जब तक तुम सनातन धर्म में हो। तुम इस्लाम कबूल कर लो, फिर तुम्हारी नई जिंदगी, क्योंकि फिर तो सारे मुल्ला मौलवी उलेमा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब तो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा, वहां ये खड़े हो जाएंगे, वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। पहले कलमा पढ़वाया, फिर अब इनको घर से भागने और उनको रोकने की तैयारी शुरू कर दी। मगर खुशबू 18 साल की नहीं हुई थी। एक समझिए कानून क्या है, वो 18 साल की नहीं हुई, इसलिए उन्होंने 2 साल तक इंतजार किया। उनके पास कितना धैर्य है आप ये सोच के देखिए। और जब वो 18 साल की हो गई, उसको धर्मांतरण के लिए तैयार किया। 24 मार्च 2024 को ये मुस्कान के ये मतलब इस लड़कियों के परिवार वाले दिल्ली गए थे, तो वो इस बीच दोनों निकल गई। पहले उनको एक नंबर दिया रीत ने, एक आदमी का, वो उन दोनों को वहां भेजा। उसने मस्जिद में कलमा पढ़ाया, फिर दोनों को ट्रेन से दिल्ली भेजा। दोनों बहन बुरके में थी इस दौरान, और वो 3 दिन तक दिल्ली में ठहरी। वहां से बिहार गई, फिर कोलकाता गई। इसके बाद दोनों बहनों को कोलकाता में मौलवी के सामने शहादा ये कहा जाता है कि आप गवाही देते हैं, मतलब एक इस्लाम में ये मान लें कि हमने मान लिया कि पैगंबर आखिरी नबी है और अल्लाह जो है सबसे बड़ा है, वो उसी है, वो उसका नबी है। तो ये शहादा दिया। और इसके बाद ये दोनों बहनें गैंग के दूसरे, एक बहन का नाम अमीना हो गया, दूसरी का नाम जोया हो गया। दोनों को मुसलमान बस्ती में रुकवाया गया। बड़ी बहन अमीना छोटी बुर्का पहन के घर से निकल दी थी। गैंग के सदस्य मुस्लिम युवकों से इनका निकाह कराने की तैयारी में थे, ताकि ये फिर कभी अपने धर्म में न लौट सके। और दोनों बहनें सोशल मीडिया पे शुरू हो गई इस्लाम के हक में चलाने के लिए। अब ये जो है मैंने बताया था आपको कि 41 दिन बाद जो है ये केस लिखा गया था। और उसके शुरुआत में तो पुलिस सोच ही नहीं पा रही थी कि इसका क्या होगा। अब इन दोनों को जब पकड़ा गया, तब उनको ये समझ में आना शुरू हुआ कि साहब ये क्या है। इसमें 7 टीमें बनाई गई थी, और उन 7 टीमों ने इनको ढूंढ के निकाला। अब इनसे जो पूछताछ हुई, अब आप वो फोटो दिखा सकते हैं। जी जी। मैं चाहता हूं दर्शक फोटो से ही समझे। ये आयशा जो है ये हिंदू कन्वर्टेड है। ये लड़की कन्वर्ट होके वहां मतलब आयशा बनती है, और इस गैंग की एक सरगना के तौर पर जो बाहर से हवाला से पैसे आते हैं ये उनको ट्रांसफर करती है। ये इसका पति है अली हसन उर्फ शेखर। ये जो है उसी तरह जैसे आज अभी अरेस्ट हो गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया जो छांगुर वाले मसले में जो उसमें था, जो कोर्ट में जो वो स्टेनो था, उसको अभी अरेस्ट किया गया जिसकी पत्नी के साथ। तो ये उसी तरह से कोर्ट में है। ये वो सब काम करता था जो ये बताता था कि कैसे अरेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये लीगल उसमें था, कोर्ट में था। तो इसका ये पहले दोनों पति पत्नियों ने धर्मांतरण किया, और उसके बाद ये दूसरों को पकड़ना शुरू कर दिए। इसका नाम शेखर राय था, और ये अब शेखर अली हसन हो गया। बाहर ये हिंदू ही नाम बताते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एक टीम पहले वहां गई, इनके बाद ये शेखर राय और हसन ये 12/7 कोर्ट में कर्मचारी है। तो लिहाजा ये जो है एक उसके बाद पकड़ा गया। उसके बाद पूछताछ के आधार पर गोवा से इसको पकड़ा गया, अली हसन से, यहीं से ओसामा, आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर की खालापार से अबू तालिब, देहरादून से अबुर रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी को किया। पुलिस ने ये तक कंफर्म किया कि 10 आरोपियों में से कई हिंदू थे जो धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गए थे, और बाद में ये इसी गैंग का हिस्सा बन गए और हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने लगे। इसमें मुस्तफा मनोज जो दिल्ली से पकड़ा गया, ये मुस्तफा ये पहले मनोज था। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, ये पहले मनोज था। और इसके अलावा शेखर राय। तो ये इनमें से 3-4 10 में से 4 अगर आप हिंदू हैं तो आप सोच सकते हैं 40% लोग कन्वर्ट के उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस पूरे केस की कहानी है। ये केस पैरेलल केस है। कल तक एजेंसी या अखबार वाले इस केस को छांगुर का एक हिस्सा मान रहे थे। वो ये नहीं मान रहे थे कि ये केस अलग है। उनको लग रहा था ये इसी केस का। दरअसल उमर गौतम सेम केस था, उसी तरह से था। हिंदू कन्वर्ट था, फतेहपुर के राजपूत परिवार से था, कन्वर्जन करने लगा। वो किसके चक्कर में आया? उसके चक्कर में ये कलीम सिद्दीकी, और उसके बाद फिर आपने देखा ये छांगुर।
और छांगुर के बाद अब ये, और इसके अलावा रोज हर अखबार में 10-10, 15-15 खबर होती हैं जिसमें वो कलावा बांध के राजकुमार बन के रहमान जो है रोज किसी ना किसी लड़की को पकड़ता है, फिर बाद में उसके साथ कन्वर्जन कराता है, उससे पहले उससे रेप और वो सब होते हैं, और उसके बाद उसको छोड़ के फिर दूसरे पर जाता है। यही उनका एक पूरा नेटवर्क इस समय चल रहा है। जी सर। क्या हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था अभी भी इस खतरे को भांपने, समझने और इसकी गंभीरता को जानने में नाकाम है? या जो एक परंपरागत तरीका है पुलिस का, पुलिसिंग का, वो उसी परंपरागत तौर तरीके से सब चीजों को लेती है? जैसा शुरू में आपने कहा कि अगर कोई पीड़ित माँ बाप जाए भी तो उसको ये कह करके, दुत्कार करके, अपमानित करके भगा दिया जाता है कि 18 साल की है, अपनी मर्जी से किसी के साथ गई होगी। तो ये जो एक बड़ी साजिश है, इस इसको भांपने के लिए, इसकी गंभीरता को समझने के लिए क्या हमारे पूरे सिस्टम को सेंसिटाइज करने की जरूरत है? उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत है? दरअसल अभी तक आपका पूरा सिस्टम इंग्लिश मॉडल पर है। अब्राहमिक रिलीजन है, दोनों में कन्वर्जन होता है। दोनों जो इनके अलावा जो धर्म है उनको ये राह से भटका हुआ और जहन्नुम में जाने लायक मानते हैं, और इनका प्राइम कर्तव्य है। तो इसीलिए जो आपकी पुलिस है वो इसी तरह ट्रेंड होती है। उसके पास इससे ज्यादा कोई समझ नहीं होती। वो जो जाके चाहे कितने भी जो आपके टॉप ऑफिसर्स हैं वो तो चुन के आते हैं उसी सिस्टम से, जिस सिस्टम में इंग्लिश होती है। इंग्लिश होती है तो भाषा जो है अपने मूल पर जाती है, चाहे कोई भी करे। इस पर मैं किसी के साथ बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भाषा अपने मूल पे जाती है, उसके साथ अपने शब्द लेके आती है। तो वो धर्म उसके साथ है। वो जो अधिकारी आते हैं उनको लगता है कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग इनसेन माइंड है, ये लोग सेन नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने लगभग 26-27 सालों की पत्रकारिता में कभी भी टेररिज्म को कवर करना नहीं छोड़ा। आज भी मेरा इंटरेस्ट टेररिज्म को हमेशा रहता है। मैं आपको अधिकारियों के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इंसिडेंट बताता हूं। मैं रोज खबर जब ब्लास्ट हुए, याद होगा आईएम के ब्लास्ट हो रहे थे, एक के बाद एक बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, तो शुरुआत में तो हमको भी जो ये मौलाना और ये तमाम लोग जो इस तरह के इनके कवर फायर देने वाले लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि साहब ये इस्लाम नहीं है, ये नहीं है, इन्होंने गलत पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। तो हम भी इसी बात को अपनी रिपोर्टिंग में चस्पाते रहे और पूरे देश को, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का जो सबसे बड़ा गंगा जमनी तहजीब का काम है वो लगातार करते रहे। उसके बाद मैं बहुत सारे अधिकारियों से मिला, तो जैसे एक मौलाना हुआ करता था, याद होगा आपको, अबू बशर, आईएम में पकड़ा गया था, आजमगढ़ का था, जो आईएम के उनको वो देता था। वो बड़े ही एक ऐसे परिवार से था, होते इसी तरह से नीचे से लेके एक मजदूर जो अभी यहाँ का है वो टैक्सी चलाता है, जो मुजफ्फरनगर से पकड़ा गया जामिया वाला, वो वहां से लेके वहां तक, और जो इसमें पहुंचे हुए वो अलग अलग जगह चाहे देश के किसी भी हिस्से में बैठते हैं, फिर वो एक तरह का कवर फायर देते हैं, या तो वो कवर फायर देते हैं या सीधे हो जाते हैं। जैसे आप बहुत सारे वामपंथी मुसलमानों को देखते हैं जो राइटर भी होते हैं, असगर वजहत टाइप, या ये इस तरह के लोग, ये अपनी उस मेधा का फायदा तमाम चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, या फिर ऐसे जो चुनाव आयुक्त भी हो वो ऐसी किताब लिखते हैं कि साहब इनकी आबादी कम हो रही है, आप समझ नहीं रहे हैं, बस आपको समझ में नहीं आ रहा, ये बेवकूफी की बात आपके जहन में वो कम हो रही है, जबकि वो कंटिन्यू आप दरअसल झूठ के कर। तो मैं जब उनके साथ बैठा था तो अबू बसर पर बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि यार ये अजीब पागल है। हमने कहा क्यों, पता नहीं क्या हुआ है। कहने लगे, मैंने कहा कहता क्या है? तो उन्होंने कहा कि यार ये कहता है कि जब मरेंगे तो खून से खुशबू आएगी, शहीदों के खून से, और वो खुदा के बाग की चिड़िया बन जाएंगे। बताइए कैसा पागलपन की बातें कर रहा। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा पागल आप हैं, वो थोड़ा ही है, उसको तो मालूम है उसमें वही लिखा हुआ है, उसको पूरा यकीन है। अगर और फिर जो डी रेडिकलाइजेशन की बात जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ये सरकार अपनी पीठ ठोकती है जिस पर, वो उन्हीं मौलानाओं से कराती है। उन मौलानाओं से ज्यादा वो जानते हैं। जो टेररिस्ट है वो उनसे ज्यादा सही से पढ़ा हुआ है उस धर्म को, वो उसने बिल्कुल सही से पढ़ा है। कौन मना करेगा? अच्छा एक भी शख्स, अभी वो शाहबुद्दीन रिजवी टाइप जो लोग हैं वो बोलते रहते हैं कि साहब ये कर देंगे, हम विरोध कर देंगे, इस्लाम ऐसा नहीं है, और सड़क पे निकले, दरअसल झूठ का कवर बनाते हैं। दावा जो बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम का, कोई मना करे तो मैं मानूंगा। दावा कंसेप्ट है, उनको कन्वर्ट करने के लिए आमंत्रित करना है।
तो आप किस तरह करेंगे? आपका सिस्टम, आपकी जुडिशियरी, आपके एजेंसीज, वो सब तो उसी तरह से समझती है। उनको लगता है ये जो इस तरह की बात कर रहा है वो इंसान है, जबकि वो उनसे ज्यादा धर्म समझता है। मैं तो कल हैरान था कि किस तरह से अभी बहराइच के उसके गाजी सालार मसूद के उस पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि साहब वो सांप्रदायिक सौहार्द। अरे आप कौन से इतिहास पढ़ के आए? आप कौन सा इतिहास के ठेकेदार हैं? आपके सामने बहस हुई है कि आप जानते हैं सियासत में क्या लिखा हुआ? आप बिना जाने बोले जा रहे हैं। आपने हदीस पढ़ी है? क्योंकि कोई आपको वही, दरअसल ये छिलके के अंदर छिलका है प्याज के, खोलते चले जाइए, आखिर में कुछ नहीं मिलता, छिलके ही हाथ में आते हैं। तो ये आपकी एजेंसीज की लापरवाही है, उनको ये लगता है, और वो ट्रेंड ही नहीं है इस काम के लिए। और चूंकि बाकी काम आपके जो नेता होते हैं, खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं खुद ही कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को शायद चुप जाएगा आपके वो को, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि ये इन लोगों को रोज एक्सटेंशन देने से कुछ नहीं होना है। इनकी सेवाओं का एक्सटेंशन नहीं देना, इनको टर्मिनेट करना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। ये लोग इनकैपेबल है। अगर आपको 45 दिन तक जिसने एफआईआर नहीं लिखी, उस आदमी का थाने में होने का जरूरत क्या है भाई? वो किस लिए वहां है? जिस एडीजी को ये नहीं मालूम है कि ये अभी छांगुर के उसमें इतने दिन तक गायब था, इसके नेटवर्क में क्या करना है, क्यों रखना है? लेकिन चूंकि वो इनको एक्सटेंशन देंगे, फिर वो और आगे मिलेगा, चीफ सेक्रेटरी को और एक्सटेंशन दो। तो ये जो एक बहुत ही अच्छी, हरिशंकर परसाई बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। जिसको आप ये कहते हैं ना ये बहुत अच्छा आदमी है, वो अपने लिए अच्छा होता है बस। वो पूरे समय में ये ध्यान रखता है कि मेरे पर दाग न लग जाए, मेरे पर आरोप न लग जाए, बाकी क्या हो रहा है उस पूरी दुनिया में आग लगती रहे। तो ये तो आपको इसके बाद एक्शन तुरंत लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे संभव है कि कोई शख्स अगर अक्टूबर में, और ये जो बातें अभी आ रही है ना सर, मुझे लगता है शायद मैंने आपको भेजी है या नहीं, वो एफआईआर भेजी थी या नहीं 13 पन्नों की, जो आज अखबार में लिखा जा रहा है, जो रोज अपने सूत्र के नाम से जो अखबार में और सब जगह चला रहे हैं, ये सब बातें, ये सारे बैंक अकाउंट, ये सारे ट्रांजैक्शन उसी एफआईआर में जो अक्टूबर में लिखी जा चुकी 2024 में। तो ये कौन सी नई काम कर रहे हैं? तो इसीलिए ये जो कहना है, और चूंकि लोगों की हालत ये है, और खासतौर से उन लोगों की जो सनातन के लिए हैं, जैसे एक अंधा भिखारी बैठा रहता है, उसके उसमें कटोरा होता है, जो फेंक जाए वो तो आवाज से दुआ देता है। तो ये कोई किसी ने कह दिया, योगी जी ने कल कह दिया कि भाई हम लोग ताजिया नहीं देंगे, वो देंगे, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते। अरे भाई आप जमीन पर काम कीजिए। ये उमर गौतम के बाद, उमर गौतम 21-22 में पकड़ा गया था, शायद 22 में, या उसके बाद ये नेटवर्क पूरा तबाह हो जाना चाहिए था, यूनिट्स लग जानी चाहिए थी। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन इसके लिए आपको वेल ट्रेन्ड लोग चाहिए। आपकी अमेरिका में क्या किया गया था कि जब ये 9/11 हुआ, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से इस्लामिक लिटरेचर्स को पढ़ने के लिए लोग बुलाए, उनको समझने के लिए बुलाए। ये जो कुरानी कंसेप्ट ऑफ वे ऑफ वॉर है, जिसकी बहुत चर्चा आपने देखा होगा, जयपुर डायलॉग पर भी करते हैं, तमाम जगह पर लोग करते हैं असेंबली, ये तभी से चर्चा में आई 2001 से, वरना ये लिखी गई तो 70s की है। जब अमेरिकन्स ने समझना शुरू किया कि हमने तो इनको सब कुछ दिया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई आप ये सोचिए, अमेरिका वार ऑन टेरर पर पाकिस्तान को अपने साथ रखे हुए अरबों डॉलर्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर की उसने मदद की। किस वक्त? जब वो वॉर लड़ रहा था। पूरी दुनिया में अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा है, और उसको पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने बराबर में रखा हुआ है, बिल्कुल बराबर में, 500 मीटर दूर, 300। एबटाबाद कोई ऐसी जगह नहीं है सर जैसे हमने मेरठ कैंट सुन लिया या सहारनपुर कैंट, नहीं। एबटाबाद बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां सबसे बेस्ट लोगों को, आज से नहीं बहुत पहले से जो ट्रेनिंग वो वहां रखे हुए हैं। तो उनको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पेशल यूनिट जो एनआईए शुरू में मैं जब जाता था, एनआईए में भी मैंने कवर किया, क्योंकि मैंने कहा टेररिज्म में तो मैं तो वो एजेंसीज कवर करता ही था बहुत सारी। तो इंटेरोगेशन में उनके बाद वो यही बोलते थे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहले यार वो तो पागलों जैसी बातें करते हो, जबकि वो ज्यादा सही बात कर रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेशंस के ज्वाइंट सीपी साहब होते थे, जब ये लोग तमाम पकड़े गए थे, आईएम के यूसुफ पीर भोय पकड़ा गया था, जो एंटी जो उसका कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा उसका याहू या उसमें था, उस समय भी उसका पैकेज लगभग 21-22 लाख था उस समय भी। वो
वर्ल्ड के बेस्ट उनमें से आता था जो एंटी हैकर्स वो होते हैं। तो उससे उन्होंने पूछा पर्सनली, मैं जब बात कर रहा था, चूंकि उस समय तो हम लोग लगातार यही काम कर रहे थे, चूंकि फील्ड के रिपोर्टर थे। तो उन्होंने कहा यार एक बात मेरी समझ में आती, मैंने उससे कहा भाई तेरे बच्चे भी हैं, ये हैं, और तुमने जिनको मारा वो भी बच्चे हैं, वो भी मरे हैं। तो उसने कहा कि ये तुम नहीं समझ पाओगे। तो मैंने कहा वो बिल्कुल सही कह रहा था, आप समझ ही नहीं सकते। और वो वाकई उसको समझ में नहीं आया। तो ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आप ये समझ के देखिए, ये लोग, ये आतंक का फॉर्म है। आपके पास कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से स्ट्रक डाउन कर देगा सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकता है? ये केस जो है ग्लेरिंग उनके बाहर लगा दिया जाना चाहिए, उसके जो उन्होंने नुपुर शर्मा को कहा। आपको पहले बहस होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई ये क्या कहा, बताओ। तो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने देश में आग लगा दी। ये वर्ड था। देश में आग कब लगी? जब उसका गला काट दिया गया। उमेश कोले बेचारे का कोई लेना देना नहीं, माफी मांग चुका, उसकी गर्दन काट दी। तो आपको लगता है इससे इसको ये हम जो बातें कर रहे हैं इससे फर्क पड़ेगा? नहीं। जब तक उस पूरे नेटवर्क को तबाह नहीं किया जाएगा, उसको तबाह करने का 1-2 दिन का काम नहीं है। ये तब से जब से पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान प्रोजेक्ट 2 है। इसके लिए बहुत कोई कंफ्यूजन या क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। दरअसल जब ये आंदोलन चल रहा था, मुझे याद है शाहीन बाग में या उससे पहले, मतलब मैं मौलाना साथ जब उनसे डिस्कस करता था बहुत सारी चीजों पर, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि ये लोग रह क्यों गए थे वापस यहाँ मुस्लिम? तो मैं तो यही समझता था जैसे आरफा खानम टाइप शेरवानी बोलती है, वो कहने साहब ये बाई चॉइस है हमारा, ये सब है। उन्होंने कोई बाई चॉइस नहीं। रिकॉर्ड जरा बताओ रिपोर्टिंग का, जो वोटिंग हुई है। तो वोटिंग हमने कहा तो 96% लोग थे जो पाकिस्तान के हक में वोट किए, यूपी के, वेस्टर्न यूपी के 100% होंगे जितने वोट पड़ी होंगी। तो उन्होंने कहा कि साहब तो फिर वो गए क्यों नहीं? क्योंकि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, ये उस समय का नारा है। आप अलीगढ़ जैसी यूनिवर्सिटी को सरवाइव करने देते हैं उस वक्त, आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, और ये आपकी मजबूरी है कि वो जानते हैं संख्या का मतलब क्या होता है। जिन्ना का फोटो आप हटा नहीं सके आज तक। हो ना? वही है योगी आदित्यनाथ, उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है तो है। नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ तो 2017 से हैं भाई। उससे पहले तो 1947 से लेकर के नहीं और नहीं, 2017 तक कौन कौन सिस्टम में रहा है। उन्होंने तो ये सिस्टम बिगाड़ा है। अब उन्होंने वही तो मैं ये कह रहा सिस्टम, हूँ हाँ, कि लेकिन एक आदमी जितना कर सकता है वो कर ही रहा है। और आप क्या समझते हैं ये छांगुर और ये जो पूरा गैंग अभी आगरा में पकड़ा गया, जो अंतरराज्यीय है, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए तार हैं, योगी नहीं होते, अखिलेश होते तो ये नहीं, कभी केस तो दब दब चुका कभी नहीं होता, ये केस तो। बदलता। ये और सरवाइव करता, थ्राइव करता। लेकिन लोग उसी से उम्मीद करते हैं, क्योंकि वही लास्ट होप है। आप ये सोचिए, जिन आदमियों ने वोट किया है बीजेपी को, भाई जिन लोगों ने वोट किया उन्होंने होप पे किया ना सर। नहीं नहीं, अभी आपने कहा कि जो कोर्ट में बैठे हुए लोग हैं वो तरह तरह के अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि उस तरह का कानून ही नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के भी लेकिन मुझे लगता है कि उनको पुलिस कितनी पर, बार हाथ बांधे गए हैं। मैं योगी आदित्यनाथ को बहुत ये मानता हूं कि वो एक ऐसे योद्धा मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह की, मैंने पहले ही कहा, आपके प्रोग्राम के शुरू होते ही मैंने कहा कि वो, कोई उन पर यह शक नहीं कर सकता कि उनको इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उनको थोड़े एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन अपने लोगों पर लेने पड़ेंगे, जैसे उन लोगों अभी पर। सालार वाले मामले में वो जो एक्शन लिया था वो तो योगी ने ही लिया था। उन्हीं की इच्छा शक्ति की वजह से उस पर प्रतिबंध लगा। लेकिन कोर्ट ने क्या स्टैंड ले लिया? कोर्ट ने क्या कह दिया? तो ये कोर्ट्स जो हैं, ये तो सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो बन गई हैं एक तरीके से। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, चूंकि दर्शकों को आपके शायद, मतलब मुझे पता नहीं आपने वो बताया कि नहीं, कल वो जो सेकुलर गैंग था जिसमें हर्ष मंदर है और जया ड्रेज है, जो इस देश का नागरिक बन गया फिर बाद में आके और काम किया, आदिवासी इलाकों में काम किया, लेकिन एक एजेंडा भी सेट किया। तो वो कल जो है
वो अपने 2 दर्जन लोगों के साथ, क्योंकि अब इससे ज्यादा जोड़ना उनके लिए भारी है, वो कहाँ पहुंच गया, वहां नेहरू प्लेस पहुंच गया। मतलब आप सोचिए, नेहरू प्लेस में उन्होंने प्ले कार्ड लगाए कि साहब ये जो है गाजा पर हमला बंद करो, इसराइल ये है, फला ये है, ये है। मैंने कहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ा ये बीबीसी में। यानी वो जिसके लिए पहुंचा था, वो 10-12 लोग, 12-15-20 लोग, उनमें 2-4 वो बच्चे जो एनजीओ में काम करते हैं, उन सबको लेके वो वहां पहुंच गया। खैर ये राइट है, लेकिन नेहरू प्लेस जैसी जगह, वहां कोई दुकानदारों की समझ में नहीं आया कि भाई ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, हमने क्या कर दिया। तो जब उनकी समझ में आया अगले ही मिनट, तो तुरंत दुकानदार निकले, लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने शुरू शोर कर दिया, जय श्री राम, भारत माता की जय। उनके ऊपर चिल्लाने लगे पूरा। पुलिस के कांस्टेबल आए, वो आए, अलग किया, उनको हटाया वहां से। तो उन लोगों ने कहा कि साहब एक बात बताइए, इनको कभी बांग्लादेशी हिंदुओं पे नहीं सुना, पाकिस्तान में हिंदुओं पे नहीं सुना, ये एजेंडा लेके यहाँ आगे, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने क्या कर दिया। तो दरअसल इस तरह का जवाब जनता को भी देना पड़ेगा। अभी इन सबको हार्ड एंड रूल्स के साथ, अभी तक कोई सेंट्रल लॉ नहीं बना। आप सोचिए, अभी तो ये धर्मांतरण का मसला, अभी तक आप देखेंगे, मैं एआई पे कल भी, मैं चूंकि पिछले 3-4 दिन से इस पर तो एआई को रिसर्च कर रहा हूं, आप हैरान होंगे, एआई वो डाटा देने लगता है, इसमें लिखता है कि सब धर्म ये कर रहे हैं। फिर वो ये भी करने लगता है कि साहब जो एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो जो वो हुआ है धर्मांतरण, उसका फायदा केरल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को हुआ, क्योंकि उनके 6,000 हुए। तो मैंने उससे कहा कि भाई तेरे से मैंने ये सवाल पूछा क्या, तो कह रहा कि नहीं, लेकिन वो हम लोग, मैंने कहा अच्छा तू ये बैलेंसिंग कर रहा, ये बता उन 6,000 में से कितनी महिलाएं हैं, कितनी लड़कियां हैं, ये बताओ। तो उसने कहा ऐसा डाटा नहीं। तो मैंने कहा तेरे से मैंने महिलाओं वाला डाटा दिया, क्योंकि वही रिपोर्ट जो ये थी वो ये बताती थी जितने कन्वर्जन हुए उनमें से 76% महिलाएं थी जो 35 साल से कम थी सारी। तो हमने कहा जब तू पैरेलल खड़ा कर रहा है, दरअसल आपको इससे हर जगह निपटना पड़ेगा। लेकिन चूंकि योगी जैसे लोगों से इसलिए उम्मीद है क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है उनके पास। आप ये मत समझिए कि उनको अनंत 2027 में भी समय मिलेगा या मिलेगा फिर वो इंतजार करेंगे या सब नहीं। आपको वोट, एक आदमी जो कॉमन आदमी अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी आदमी के प्रति विश्वास में यही जता सकता है कि वो उनको वोट दे, लाइन में लग के वोट दे। जैसे हमारे साथ हमारे नेटवर्क पे कोई भी आदमी यही हमारा सहयोग कर सकता है कि वो हमारे प्रोग्राम को देखे, उसको शेयर करे, तो वही उनके साथ है। तो ये दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो उनका वो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पर बहुत रूथलेसली, क्योंकि वो रूथलेसली कर रहे हैं। आप सोचिए इस पूरे नेटवर्क में कहां कहां जुड़ रहा है, आप ये सोचिए कितने राज्य जुड़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक पैरेलल चल रहा है, उसके बावजूद वो डर नहीं रहे, लाइन से आपके यहां पकड़े जा रहे हैं। और रोज है वो, जैसे हाँ मैं एक और बताता हूं, एआई ने एक और बहुत बढ़िया, ये सारे लोगों को जानने की जरूरत है कि एआई इस देश में, इस देश के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, और चूंकि किताबों की लड़ाई तो इतने सालों बाद जीती गई कि भाई थोड़ा बहुत उनमें चेंज हुआ, अभी भी पूरा कंप्लीट चेंज नहीं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत चेंज हुआ और करीब पहुंच गए हिस्ट्री के। लेकिन जो एआई है ये तो इस देश के लिए इतना बड़ा साजिश और इतना बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जो बैठे हैं वो लोग तो जिहादी आइडिया के हैं जिन्होंने जनरेट किए। आप ये सोचिए कि वो ये कह रहा है कि साहब सब लोग भगाते हैं, वो लड़कियों का इस तरह से जाना दूसरे धर्म में भी होता है, और कुछ उदाहरण उसने हिंदुओं के दिए। तो मैंने उससे पूछा ठीक है, हम एफआईआर खेलते हैं, उस पर चलते हैं, तुम ये बताओ हिंदुओं के लड़कों के खिलाफ कितनी एफआईआर हैं जिसमें यह कहा गया कि उसने, रमेश ने अपना नाम रहमान बताया और वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहा था, उनने कुर्बानी दी और ऐसा कह के उस लड़की से मिला। उसने कहा एक भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये बताइए दूसरी तक कहां से आ गई। अरे धोखा और प्रेम में तो अंतर समझ। एक बहुत साल पहले की बात बताता हूं सर आपको, ओंकार सर, बहुत पर्सनल बात है। एक जी। हमारे एक जाने वाले थे सामने में, दीदी, सब आपको मालूम है, हम दीदी का मतलब दीदी होता है हम लोगों। तो वो सामने रहती थी दीदी, तो उनको जो है वो बहुत बड़ी थी, तो उनकी एक दोस्त मुस्लिम लड़की थी, घर आती जाती थी जैसे सभी। उस समय हम लोग तो ये जानते नहीं, हम तो छोटे बच्चे थे अभी भी। तो वो एक दिन ये कह रही थी कि मेरी समझ में ये नहीं आता, उनका नाम था जो लड़की का नाम थी कुसुम दीदी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो उनको कह रही कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चलो जो आदमी बन जाए तो हिंदू आदमी बन जाए, लेकिन लड़कियां हिंदू मुस्लिम क्यों बनती है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बाकी को भी समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपने
आपकी एजुकेशन और ओटीटी नेटवर्क, ये सब चीजें इस देश का, देखिए आखिरी फोर्ट क्या बचता है सर, इतने लंबे समय तक अगर सनातन नहीं टूटा तो उसके पीछे उसकी बेसिक यूनिट है। हमेशा कोई भी चीज सेल से बनती है, हम लोग चाहे टिश्यू पढ़ें, फिर ऑर्गन पढ़ें, ये सब चीजें सेल से शुरू होती हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। उसी तरह से सनातन का जो सेल है वो फैमिली है, जो फैमिली की यूनिटी है, जो फैमिली का है। सबसे बड़ा अटैक फैमिली पे होना है। क्या है, आप ये देखिए सारे ओटीटी में, ये 2010, 12, 15 में सबसे पहले घोल करके सीरियल आया था, घोल, और एक सेक्रेट गेम्स। तो वो सबको पढ़ने के बाद ही हमने, मेरा आर्टिकल पढ़ा है वो फेसबुक पे, मैं देख नहीं पा रहा कहाँ होगा वो बहुत, उसमें मैंने लिखा कि ये इतना खतरनाक मीडियम है, इसको कोई चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो दोनों में, दोनों ही, दो ही सीरियल आए थे न्यूज, आप सोचिए, दोनों पे जो शुरुआती नेटफ्लिक्स के गेम्स है, उन दोनों में उसने हिंदुओं को सबसे बड़ा आतंकी साबित किया। बल्कि घोल की कहानी तो ये थी कि हिंदुओं ने सेना में भी वो कर रखा, वो मुसलमानों को दलित वो कर रहे हैं, उनको दमित कर रहे हैं, उनको पीड़ित कर रहे हैं पूरी तरह। किरण रिजिजू का कल इतना शानदार इंटरव्यू है। किरण रिजिजू इस सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन किसी भी चीज पर राय रखने से चूकते नहीं। उन्होंने कहा कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, लिहाजा अल्पसंख्यकों की ये सुरक्षा है। दुनिया के किसी देश में अल्पसंख्यकों को जो राइट है उससे ज्यादा राइट यहां इसलिए क्योंकि हिंदू है। उसने कहा कि ये जो बांग्लादेश में अगर हमारा हिस्सा, उन्होंने कहा कि हम बदकिस्मती से अगर बंटवारे में बांग्लादेश होते तो आज मैं, मेरा परिवार शरणार्थी होता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, आप जुड़े और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।